अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये मेरा पहला नॉवेल, आई होप आप सब अच्छा लगेगा एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैं कोई टारगेट वगैरह नहीं दे रही, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप सपोर्ट करें ना। ठीक है, मैं ना नॉवेल स्टार्ट करती हूँ। आज मेरा आवाज़ थोड़ा सा गला ख़राब है, स्टार्ट देने से सॉरी अगेन। वादी किनारे की मोहब्बत, नॉवेल बाय साइमन मुर्तज़ा एपिसोड 1। दो दोस्त गाड़ी में बैठे पहाड़ की सुनसान सड़क पर आ रहे थे। गाड़ी के इंजन के हल्की गर्ज और पहाड़ के किनारे से टकराने वाली हवा से सड़सड़ाहट मंजर में जिंदगी भर रही थी। उन्होंने गाड़ी रुकी, किनारे के नरम घास पर कदम रखे और बाहर निकले। आंखें जबल की बुलंदी चोटी की तरफ जमी हुई थी, जो दूर से बेकरार और शानदार लग रही थी। चट्टानें, दर्द और पहाड़ के किनारे से बहती नदी का मंजर उनके कदमों के नीचे छोटा सा दिखाई दे रहा था, मगर ऊपर जबल की चोटी अभी भी बादलों में लिपटी हुई थी, जैसे किसी राज का हिफाजत कर रही हो। गाड़ी के सामने हल्की मिट्टी और पत्थर बिखरे थे और हवा में घास और पहाड़ की खुशकी खुशबू थी। दोस्त खामोश वहां खड़े थे। दोनों के चेहरे पर हैरत, शौक और थोड़ी सी बेचैनी झलक रही थी। ऊपर जबल की बुलंदियां और बादलों की नरम चादर मंजर को मजीद जाजिब नजर बना रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वक्त का रुका हुआ हो। पहाड़ के नीचे नदी किनारे पर लड़की पानी के मटके के पास बैठी थी। उसके लंबे काले बाल बार बार पानी की छींटों से भीग रहे थे और हरकत पर हवा के साथ लहरा रहे थे। मटके पर पानी के ढालने की आवाज और पत्थरों और घास पर छन छन की आवाज आ रही थी, और लड़की छोटी सी हंसी फिजा में गूंज रही थी। उसके साथ छोटी सी बकरी थी और उसको देखकर हंस रही थी। दूर खड़े गाड़ी के पास खड़े दो दोस्त हैरत से देख रहे थे। उनकी नजर लड़की के भीगे हुए काले बालों, मटके और पानी के झिलमिलाते कतरे से जमी हुई थी। एक दोस्त ने धीरे से कहा, सैयद जिया का मीर, ये लड़की कौन है? बाल और वो पानी सब कुछ ऐसे ही जादुई लग रहा था। दूसरा दोस्त भी खामोश था, बस हैरत तजस्सुस में खड़ा, जैसे ये लम्हा सिर्फ उनके लिए रुक गया। लड़की की हरकत और पानी की रोशनी ने मंजर को बिल्कुल फिल्मी शॉट जैसा बना दिया था, और दूर खड़े लड़के बस देखते रह गए। ये कुदरती और इंसानी हुस्न का इम्तिजाज। सुबह का वक्त था। पहाड़ के पीछे से सूरज की पहली किरण नदी के साफ पानी झिलमिलाने लगी। दूर तक पहली सब्ज खेतों पर हल्की सी शबनम कतरे मोती की तरह चमक रही थी। पहाड़ी के रास्तों के दरमियान एक कदीम बड़ी हवेली शान शौकत के बावजूद कुछ उदास महसूस हो रही थी। नदी के किनारे कहानियां खुले बालों के साथ मटके भर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी सुकून था, जैसे इस खामोश वादी से उसका कोई पुराना रिश्ता हो। दूर से उनकी वालिद हाजी साहब खेतों की देखभाल कर रहे थे। हानि जल्दी से घर लौटन, आज हवेली वालों के लोग पानी के मसले से बात करने आ रहे हैं। हाजी साहब की आवाज खेतों में गुंजी। आनिया ने इस बात में सर हिलाया, मटका उठाया और चल दी। उसके चेहरे पे हल्की सी परेशानी भर आई। उसे मालूम था ये बड़ी हवेली उसके वारिस वापस आ गए, और उनका नाम सुनते ही पुरानी दुश्मनियां कहानी पर ज़ुबान ताज़ा हो गए। सैयद ज़िया का मीर ज़बरदस्त है। इर्तिज़ा, वाकई हाँ, ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। 20 साल, मैं यहाँ से 20 साल पहले निकला था। सैयद ज़िया का मीर, ये तो वाकई बहुत तवील वक्त है। यहाँ अब किसी का तो कोई वजूद भी नहीं है। इर्तिज़ा, नहीं, हम यहाँ से अपनी माँ के इंतकाल के फौरन बाद निकल गए थे। उसके बाद मैं तकरीबन 6 साल का था। सैयद रज़ाक अमीर, तब से आप वापस नहीं आए? इर्तिज़ा, नहीं, ये मेरा पहली बार वापस आना है।
दोपहर का वक्त था। गर्द उड़ते हुए एक काली जीप हवेली के दरवाजे पर रुकी। दरवाजे के पास गांव कुछ लोग तजस्सुस में खड़े थे। जीप से एक लंबे कद का शख्स उतरा। इर्तजा के शहर नमूर ताजिल, लेकिन आंखों में गहरा गुस्सा और पुराने जख्मों के ताबिश लिए हुए। हवेली की पुरानी दीवारें उससे ऐसे ही देख रहे थे जैसे परसों के बाद कोई पुराना कर्जदार वापस आ खड़ा हो। इर्तजा ने हल्की सी निगाह ऊपर उठाई और दिल में दिल कहा, मैं वापस आ गई हूँ, अब हर कर्ज चुका कर रहूंगा। हानिया खेतों के रास्तों से गुजरती हुई जीप्स के पास गुजर रही गई। एक लम्हे के लिए तो उसकी और इर्तजा की नजर आपस में मिली। दोनों के चेहरे पर कोई लफ्ज न था, बस हल्की सी शिद्दत थी। एक पुरानी दुश्मनी का साया और एक अजनबी पहचान। शाम का वक्त था। हवेली के बड़े सन में पुराने लाटिनियों की रोशनी की झिलमिलाने लगी। पुराने दरख्तों की छांव और तले बैठे बुजुर्ग गांव के मसाइल पर बात कर रहे थे। फिजा में एक अनजाने का शैदे की मासूम सी हो रही थी। हानिया घर के से पानी के मटके से साथ गुजरी हुई हवेली के दरवाजे पर रुक गई। अंदर से बुलंद आवाज आ रही थी, किसी पुराने झगड़े पर बहस हो रही थी। दरवाजे पे खड़े नौकर ने हैरत से देखा। तुम यहाँ क्यों रुकी हो? अंदर जाने का वक्त नहीं है। आने आने आस्ते की सखा, अब्बा ने भेजा है, मेहमानों के लिए पानी देना है। नौकर ने कुछ कहने ही वाला था तो अचानक दरवाजे पे जोर से खुला। उठता बाहर आया, चेहरे पे गुस्सा, आंखों से पुरानी यादों से अख्ता। आन्या कदम खुद पीछे हट गया, लेकिन उसकी हिम्मत करके मटका सामने रखा। ये पानी अंदर के मेहमानों के लिए। इर्तिजा ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, जैसे उसकी आंखों के किसी पुरानी कहानियों का तलाश कर रही। फिर नरमी से लहजे में कहा, शुक्रिया, लेकिन ये पानी दुश्मनों के लिए नहीं, दोस्तों के लिए होना चाहिए। आन्या ने उस जुमले को मतलब न समझी सकी, मगर दिल में एक अनोखी बेचैनी उतर गई। नौकर ने पानी अंदर ले लिया। हानिया खामोशी से चल दी। पीछे पलट कर देखने की हिम्मत न हुई, लेकिन उसे महसूस हुआ अर्चा की नजर अभी भी उस पर जमी हुई थी। उसी रात हवेली के बड़े कमरे में अर्चा ने पुरानी खानदानी कागजात मेज पर फैलाए। उसकी निगाहों में एक जज्बा था, ये जमीन, ये पानी, सब वापस लेना। जबकि बाहर आंगन में बैठे बुजुर्ग धीमी आवाज में कह रहे थे, शहर का ये लड़का सख्त दिल लगता है, देखने में गांव का सुकून को कैसे बदलता है। हवेली से वापस आकर किचन के अंदरूनी मंजर, चाची का घर, रात का पहला पहर। दरवाजे खुलता है। हानिया थकी हुई दोपट्टे से पसीना पोंछती है, अंदर दाखिल होती है। नूरजहां बैठक में बैठी है, सीधी उस पर नजर गाड़ लेती। नूरजहां गुस्से से, अब आने की फुर्सत मिली बीबी को, हम यहाँ भूखे बैठे रहे और तुम्हें हवेली की रसोई घर से जान ही नहीं छूट रही। हानिया सीधी आवाज में, थकी हुई चाची, दादी की तबीयत और खराब हो गई थी, ऊपर से मेहमान कुछ आ गए थे, उनके लिए खाना ज्यादा बनाना पड़ा, इसलिए देर हो गई। नूरजहां तन से, हाँ हाँ, जैसे तुम्हें हवेली के लोगों के वगैरह गुजारा ही नहीं है। यहाँ किसी ने सोचा है कि हमने दिन भर क्या खाया है? हानिया खामोशी दो बटा संभालती हुई किचन की तरफ बढ़ रही जाती है। किचन में अरीबा चूल्हे के पास बैठी रोटियां बेलने की कोशिश कर रही है। ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ साथ हाथ धोते हुए, थक तो गई हूँ मगर काम तो करना ही पड़ेगा। ये आटे का क्या हाल किया तुमने? अरीबा शौकी से, मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी, बस रोटियां गोल बनाने में थोड़ा सा मसला हो गया। आन्या देखती है तो रोटी एक तरफ से मोटी और दूसरी तरफ से पतली। आन्या ने हंसी दबाकर, ये रोटी नहीं, ये तो नया नक्शा है। अरीबा हंसते हुए, अरे नया फैशन की रोटियां बना रही हूँ, हवेली के मेहमान अगर ये खाएं तो हम मशहूर हो जाएंगे। आन्या रोटी उठाते हुए, पहले घर के तो लोगों को सीधा खाना खिला दो, फिर हवेली के मेहमान के लिए सोचना। दोनों हंसते हुए साथ काम करने लगी थी। इतने में बाहर से नूरजहां की आवाज गूंजती है। नूरजहां ऊंची आवाज में, किचन में क्या मेला लगा रखा है, खाना बना लो, यहाँ हंसते हंसते दिन खत्म कर दोगे। हानिया और अरीबा एक दूसरे को तरफ देखती हैं, चुपचाप मुस्कुरा कर दोबारा रोटियां बनाने लगती हैं। आन्या किचन में बर्तन धो रही थी। नूरजहां अंदर आती, ए चेहरा गुस्से से सुर्ख। नूरजहां किचन में आके, बस कर दो ये ड्रामा, समझती ही हो हवेली के लोग तुम्हारे बगैर भूखे मर जाएंगे। तुम जैसे लोग वहाँ किसी की इज्जत नहीं बढ़ाते, बस झाड़ू पोंछा और नौकरी के काम के लिए बुलाते हैं।
हान्या पहले खामोश, फिर आंखों में आंसू और लहजे में गुस्सा। बस चाची, आपको रोज रोज मुझे नीचा दिखाने में सुकून मिलता है ना। आप समझती हैं कि मैं खुशी से वहां रहती हूँ। मैं तो सिर्फ अपना रिस्क कमाने के लिए जाती हूँ, किसी का एहसान नहीं। नूरिया मजीद गुस्सा से बांह संभाल कर बात कर, अपनी औकात याद कर, वरना ये दरवाजे भी तेरे लिए बंद कर दूंगी। हान्या लहजे में कड़ाहट और शब्द के साथ औकात की लेक्चर मत दीजिए चाची। आपने जिंदगी भर बस दूसरों को जलील करना सीखा है, कभी किसी का दुख नहीं समझा। आप पीछे से भाग कर आते और दोनों के दरमियान खड़ी हो जाती है। अ- अरीबा जल्दी से बस कर दे दोनों। अम्मा, हान्या बाजी तो कोई गुनाह नहीं किया, और बाजी आप भी गुस्सा थोड़ा कम कर ले। हान्या आंसू साफ करती और खामोशी किचन से निकल जाती है। नूरजहां गुस्से से हाथ मारकर बैठ जाती है।